दोस्तों नमस्ते। पिछली बार की तरह जो हमने सीजन की थी लॉकडाउन और बेनौकरी, उसके बाद सेकंड सीजन हम एमकेएमवी के सीरीज में लेके आ रहे हैं, मेरे एजुकेशन मेरे ड्रीम्स। आज के इस सीजन में हम मेनली उन पॉइंट्स को कवर करेंगे जो एक पेरेंट्स को या एक बच्चे को या एक ऐसे जिम्मेदार नागरिक को हम जिम्मेदार नागरिक कहेंगे जिनको अपने देश को आगे बढ़ाने में पढ़ाई का योगदान क्या होता है, उस बारे में एक समझ या एक अंडरस्टैंडिंग को हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे, प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। आज की हमारी इस सेशन में हमारे गेस्ट स्पीकर है श्री केशव परांजपे जी, जो एक शिक्षा विशेषज्ञ है, एजुकेशन स्पेशलिस्ट। इनकी पूरी जो लाइफ है अब तक की, सिर्फ एजुकेशन को डेवलप करने में, एजुकेशन को आगे बढ़ाने में, एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल, एज अ गाइड, एज अ, आप जो भी बोल सकते हैं, गुरु, उस तरह से उन्होंने अपने करियर को पूरा किया है। और साथ में ही सोशल लेवल पे भी काफी रेस्पॉन्सिबल रहे हैं। पिछले इंडिया में या पहले पिछले जो इनका असाइनमेंट था उसमें कॉलेज के प्रिंसिपल रहते हुए, मंगल भारत अभियान से जुड़ते हुए ये उनके एक नेशनल एडवाइजर बने हुए हैं। और आज भी हमसे जुड़ते हुए चीज़ों को, मुहिम को या किसी मूवमेंट को आगे लेके जाने में एक उनका बड़ा योगदान रहा है। साथ ही जो हमारे गेस्ट स्पीकर है आज, एक कानूनी विशेषज्ञ है और साथ में उन्होंने कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स भी किया है। हम कह सकते हैं CS वैशाली जी जैन। मैं परांजपे सर को एक बार इनवाइट करूंगा। साथ में हमारे साथ एक स्टार गेस्ट भी है श्री दिनेश जी जैन, जिन्होंने बच्चों की पढ़ाई को आगे बढ़ाने में पेरेंट्स के साथ में कंधे से कंधा बनाकर, कंधे से कंधा मिलाकर इस मुहिम को आगे लेके जाते हुए बच्चों को और उनके पेरेंट्स को बताया कि आपके एजुकेशन राइट्स क्या है, आप किस तरह से फाइट करते हो। तो सर प्लीज। नमस्ते भाइयों। मंगल भारत अभियान में आज बहुत अच्छा अहम एक विषय लेके हम आए हैं और वो है राइट टू एजुकेशन, मतलब शिक्षा का अधिकार। और ये शिक्षा का अधिकार एक संविधानिक मूलभूत अधिकार है और इसके बारे में हमें सतर्कता, उसके बारे में हमें मालूमात रहनी चाहिए। और जब इस अधिकार को हम अच्छे तरह से समझेंगे और उसको जब हम इस्तेमाल करेंगे, तभी राष्ट्र का निर्माण बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा, राष्ट्र का विकास बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। जो मूलभूत अधिकार लोगों के माने गए हैं हमारे संविधान ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो नागरिकों को मूलभूत अधिकार दिए हैं, उन मूलभूत अधिकारों में शिक्षा का अधिकार एक अधिकार है। लेकिन ज्यादा करके लोगों को लगता है कि एक वोटिंग करना ये मूलभूत अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है और वो संविधान ने हमें दिया है। ये शायद बहुत कम लोगों को मालूम रहेगा और इसके मायने क्या है वो भी कम लोगों को मालूम रहेंगे। लेकिन आज के इस हमारी चर्चा में, आज के इस प्रोग्राम में हम उसको हाईलाइट करना चाहेंगे कि मेरा कर्तव्य मेरा अधिकार, ये जो हमारी जी सीरियल है उसमें मेरी पढ़ाई ये मेरा अधिकार है, इसको हम अच्छी तरह से समझना चाहते हैं। पढ़ाई ये बच्चे का अधिकार है। बच्चे को पढ़ाना ये उसके पालक का कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। और हमारी नई पीढ़ी, हमारी बच्चों की पीढ़ी अच्छी तरह से पढ़े, ये हमारा समाज का अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। और अगर हमें कर्तव्य को निभाते हुए कोई कठिनाई आती है, तो उस कठिनाई को दूर करने के लिए अधिकार दिया गया है। तो मेरी पढ़ाई ये मेरा कर्तव्य है, इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए मुझे अधिकार दिया गया है। और ऐसा अधिकार दिया गया है कि जिसको हम मूलभूत अधिकार कहते हैं, संवैधानिक अधिकार कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण ऐसा ये संविधान है। अभी एजुकेशन की, शिक्षा की जरूरत क्या है, इसको इसके बारे में बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। आज के दिन में सब लोगों को मालूम रहता है कि शिक्षा की जरूरत क्या है। अपने खुद के आयुष्य को बनाने के लिए, जीवन को बनाने के लिए, अच्छी नौकरी, अच्छा धंधा, समाज में एक अच्छे तरह से हमें सम्मान मिले इसलिए। लेकिन अगर हम देश के बारे में भी सोचते हैं, अगर हमारे राष्ट्र को आगे आना है, बढ़ना है, तो हर एक जो हमारा आने वाला सदस्य रहेगा इस समाज का, वो शिक्षित रहना चाहिए। हमारा
20% 25% हमारा पॉपुलेशन है वो अनएजुकेटेड है, ऐसे अगर बात है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारा पूरा समाज बेसिक मिनिमम, कोई एजुकेशनिस्ट बनेगा, बहुत ज़्यादा आगे जाके पढ़ेगा वो बात अलग है, लेकिन जिसको हम बेसिक मिनिमम एजुकेशन कहते हैं वो सभी को हासिल रहना ही चाहिए। तो एजुकेशन जो है वो कंपल्सरी भी है और उसके लिए पूरा प्रावधान भी किया गया है। और इस एजुकेशन को पाते समय अगर आपको कोई कठिनाई आती है, तो उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए रास्ते हैं और वो उन रास्तों पे चलने के लिए, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण आयुध, सबसे महत्वपूर्ण हथियार अगर हमारे हाथ में हमारे संविधान ने दिया है, तो वो है राइट टू एजुकेशन। इस राइट को बना के हमें एक आयुध, जिसको मैंने कहा है एक इंस्ट्रूमेंट हमें हासिल हुआ है कि जिसके ज़रिए जो भी कोई कठिनाइयाँ आए बच्चों को पढ़ाने में, उससे हम निपटा सकते हैं और उसके ऊपर हम अ, उ उसको दूर कर सकते हैं। तो ऐसा है कि देश की जब हम उन्नति के बारे में सोचते हैं, विकास के बारे में सोचते हैं, तो एक कम्युनिकेशन, एक संवाद बनना बहुत ज़रूरी है, आदान-प्रदान बनना बहुत ज़रूरी है और वो वैचारिक तौर पे बनना ज़रूरी है, न कि केवल शारीरिक तौर पे। ऐसे रहते हैं मत है तो मतांतर भी रहेंगे, तो मतांतर जो है वो आमने-सामने आए, तो वहाँ से एक अच्छा मत बन सकता है, वहाँ से प्रोग्रेस, प्रगति, उन्नति हो सकती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है कि एक जो डिसिप्लिन चाहिए, विचार की डिसिप्लिन चाहिए, वो शिक्षा से मिलती है। जो शिक्षित है वो जो और जो अनपढ़ अशिक्षित है, उनमें यही अंतर रहता है कि विचार पर भरोसा, विचार को अपना खुद का एक इंस्ट्रूमेंट बनाए, विचार के ज़रिए एक दूसरे को समझ ले, ये सब तभी मुमकिन होता है जब कोई पढ़ा-लिखा रहता है। हम हमेशा देखते हैं कि लोग आगे जाके सामने जाके कहीं पे बात करते हैं, जब वो एग्रीव्ड है, जब उनका शोषण हुआ है, जब उनको बहुत कठिनाई होती है, तो पहला एक बात वो कहते हैं कि मैं पढ़ा-लिखा नहीं हूँ, हमें क्या मालूम पड़ता है, मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं पढ़ा-लिखा नहीं हूँ। तो ये बात भविष्य में नहीं रहनी चाहिए। हर एक आदमी को उसके अधिकार क्या है, उसके कर्तव्य क्या है, उसके आजू-बाजू में क्या चल रहा है, उसके लिए वो क्या कर सकता है, ये सब का जो एक सम्यक हम कहते हैं ज्ञान, वो पढ़ाई से मिल सकता है। इसीलिए पढ़ाई को कर्तव्य भी बताया गया है, कंपल्सरी उसको बनाया गया है और उसमें कोई कठिनाई ना आए, इसके लिए प्रावधान बनाए गए हैं। और ये आज की बात नहीं है, सदियों से हमारे देश में, हमारी सभ्यता में, संस्कृति में विद्या को, शिक्षा को बहुत ऊँचे स्तर से देखा गया है और इसलिए तो संस्कृत भाषा में भी हम बहुत सारे सुभाषित भी देखते हैं। बहुत सारा ऐसा कथन है कि एक राजा है तो अपनी प्रजा के सामने अपने देश में उसका पूजन होगा, लेकिन अगर विद्वान है तो हर एक सीमा को वो लांघ के कहीं भी जाए तो उसकी विद्वत्ता की वजह से उसका सम्मान सब जगह पे रहेगा। तो विद्या ये सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अनमोल ऐसा खजाना है, सबसे महत्वपूर्ण ज़ेवर है, ऐसे बहुत सारे कहावतें या सुभाषित हमारी भाषा में, हमारी संस्कृति में है। तो ये हमारी परंपरा है कि एजुकेशन, शिक्षा को महत्व देना, सुशिक्षित रहना और शिक्षा के ज़रिए हम आगे बढ़ना। एक ज़माना था कि जब हम जिसको हम औपचारिक स्कूलिंग कहते हैं, एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन नए स्टाइल का जो एजुकेशन है, उस एजुकेशन से, उस शिक्षा से बहुत सारे लोग वंचित रहते थे। क्योंकि स्कूलों में जाके, स्कूलों में फीस भर के, स्कूलों में पूरा अपना समय दे के एक तरह से पढ़ना है, ये जो व्यवस्था थी, स्वातंत्र पूर्वक का जो काल था वहाँ से शुरू हुई व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के ढाँचे में हर एक अपने को ढाल नहीं सकता था, तो शिक्षा से बहुत सारे लोग वंचित रहते थे। तो अब स्वातंत्र्य के बाद, इतने सालों के बाद, ये बात नहीं रहनी चाहिए कि मैं इस ढाँचे में खुद को नहीं डाल सकता हूँ। ढाँचा इतना फ्लेक्सिबल बनना चाहिए कि जिसमें हर किसी की ज़रूरत है, वो पूरी हो सके। तो इस एजुकेशनल
जो एटमॉस्फेयर है, एजुकेशन का जो ढांचा है, शिक्षा प्रदान का ढांचा, उसको इस तरह से जिसको हम कहते हैं कि फ्लेक्सिबल बनाया गया है, और उस ढांचे में अगर आप परफेक्टली फिट नहीं हो रहे हो, तो आपके लिए ढांचा थोड़ा-सा बदला भी जा सकता है। आपको एजुकेशन लेते समय अगर कोई बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है, कठिनाई आ रही है, तो उसको आप दूर कर सकते हो। और ये पहले विश्वास हमें हमारे मन में पैदा करना चाहिए कि अगर ज्योग्राफिकल हो, कास्ट फील्ड की वजह से हो, इकोनॉमिक रीजन रीज़न की वजह से हो, किसी रीज़न की वजह से हो, किसी कारणवश हो, आपको एजुकेशन में, अपनी पढ़ाई में अगर कोई अ, कठिनाई आती है, तो उस कठिनाई को आप दूर कर सकते हो। ये पहले विश्वास हमारे मन में पैदा होना चाहिए, और हमारे आज के सेशन का वही उद्देश्य है पहला, सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य यही है कि आपके मन में ये विश्वास जगे कि एजुकेशन हमें लेना है, लेके ही रहना है, और उसमें अगर कोई हर्डल, उसमें अगर कोई कठिनाई, दिक्कत आती है, तो उसको हम दूर कर सकेंगे। अभी 2009 से हमारे देश में राइट टू एजुकेशन, आरटीई शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश में जिसको कहा जाता है, शिक्षा का अधिकार हमें दिया गया है। एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि एक्सप्लिसिटली जब कोई अधिकार दिया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि अधिकार एक्सप्लिसिटली कागज पे लिख के लोगों को क्यों देना पड़ता है? कि जो मूलभूत अधिकार है, जो हासिल है, किसने किसको देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस अधिकार का संकोच हो रहा है, उस अधिकार को लोग पा नहीं रहे हैं। ये अगर वास्तविकता है, तो उसको दूर करने के लिए ये एक्सप्लिसिटली, मतलब बाहर आके खुली तरह से कहना पड़ता है कि आपका अधिकार है और आपको ये दिया जा रहा है। तो ये अनुशासन जो करते हैं, जो सरकार है, उनके भी ध्यान में ये चीज़ आ गई है कि अगर शिक्षा एक मूलभूत अधिकार लोगों का है, लेकिन उनको शिक्षा इतनी आसानी से मिल नहीं रही है। शिक्षा पाने में कोई दिक्कतें हैं, तो उन दिक्कतों को अगर कोई दूर करना चाहते हैं, तो एक लॉन्ग टर्म और सबसे इम्पोर्टेंट ऐसी नींव को डालना ज़रूरी है, और वो नींव है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। इस नींव पर खड़ा रह के आप कोई भी हर्डल जो हो, उसको दूर कर सकते हैं। केशव जी, मैं इसके साथ में यहाँ पे एक चीज जोड़ूंगा कि जब हम राइट टू एजुकेशन बोलते हैं, तो लोगों को वो तो जल्दी समझ में आता है, लेकिन वोटिंग राइट्स लोगों को पता चलता है। तो राइट, राइट। इस वोटिंग राइट्स के सही पीछे है। डालने का कारण ये था कि लोगों को समझ आया कि वोटिंग बहुत बड़ा राइट्स नहीं है, सबसे बड़ा राइट आपका एजुकेशन है। और अगर जब तक आपको एजुकेशन नहीं पता होगा, तब आपको वोटिंग के बारे में कैसा पता चलेगा, है ना? कोई भी अधिकार जो हो अपना, उसका अच्छा इस्तेमाल अगर आपको करना है, तो आपके पास शिक्षा चाहिए, और वो शिक्षा आपको दिलाने के लिए राइट बनाया गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने जैसे कहा कि प्राथमिकता जिसको दिलानी चाहिए, ऐसा ये राइट है, ऐसा ये हक है, शिक्षा का अधिकार। और ये अधिकार पाना इतना मुश्किल नहीं है। हमें मालूमात नहीं है इसके बारे में, इसलिए ऐसे होता है कि लोग, बच्चे स्कूल छोड़ के जाते हैं, स्कूल आधा छोड़ते हैं, एक स्कूल में वो आगे नहीं बढ़ सकते, एक स्कूल छोड़ के दूसरी स्कूल में जाना चाहते हैं, वो कर नहीं पाते। अगर फीस नहीं भरा है, तो स्कूल के चलते हुए एग्जाम में बैठने को नहीं मिल रहा है, और उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट उनको नहीं मिल रहा है, उनको किसी एक नजदीक के अच्छे स्कूल में एडमिशन चाहिए, एडमिशन नहीं मिल रही है। यही जो सब सिचुएशन है, ये सिचुएशन, ये जो डिफिकल्टीज है, उनके ऊपर कोई सॉल्यूशन है, लेकिन इस सॉल्यूशन के बारे में लोगों को बहुत कम मालूम है। जो संस्थाएं उनको बताती है, वो लोग सुनते हैं और फिर बोलते हैं कि हमें इसके इसके आगे हम नहीं जा सकते। तो इस माहौल को हमें चेंज करना है। ऐसे है कि एजुकेशन, मतलब शिक्षा प्रदान करने के लिए स्वतंत्र भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र शासन जो है, वो राज्य शासन है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स है, जैसे कि म्युनिसिपैलिटीज है, वो इसमें कार्यरत है, लेकिन वो उन्होंने पूरी जिम्मेदारी नहीं ली है। ये जिम्मेदारी जो वॉलंटरी सेक्टर है, एनजीओज है, जो ट्रस्ट या हम जिनको शिक्षा संस्थाएं कहते हैं, उन्होंने भी ली है। लेकिन शिक्षा संस्थाएं जो नेशनल हमारी पॉलिसी है, उसको फॉलो करे,
और उसमें कोई तब्दीली नहीं रहे। इसलिए इस कानून को बनाया गया है कि शिक्षा संस्थाएँ जब अपने खुद के स्कूल चला रहे हैं, तो वो स्कूल को चलाते समय ये ध्यान हमेशा रहे कि जो फंडामेंटल राइट है, जो संविधानिक जो अधिकार दिया गया है, उस अधिकार पर कोई अतिक्रमण न हो, उसका संकोच न हो। जैसे कि हमने अभी बताया है कि बहुत सारी जगह पे ये बताया जाता है कि आपने अभी स्कूल में प्रवेश लिया है और आपको स्कूल छोड़ के बीच में एजुकेशनल जो ईयर चलता है, शिक्षा वर्ष चलता है, उसके बीच में आप छोड़ के नहीं जा सकते, दूसरे स्कूल में नहीं जा सकते और जाना भी अगर है तो पूरा फीस दे के जाओ, ऐसा कुछ है नहीं। इसके बारे में प्राविधान है, तो इसकी मालूमात जानकारी हमें रहनी चाहिए और ये लोग क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनको मालूम रहता है कि सामने वाले को जानकारी नहीं है। तो उस जानकारी को हमें हासिल करना चाहिए और जब ये जानकारी हमें हमारे पास रहेगी तो हमारा एक्सप्लॉइटेशन कोई कर नहीं पाएगा। वो अवेयरनेस जो है वो जैसे कि अभी स्कूलों में भी देखो कि पेरेंट टीचर एसोसिएशन रहती है, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि पालक और शिक्षक की एक संगठना रहती है और उस संगठन को बहुत सारे अधिकार है कि स्कूल का आयोजन किस तरह से किया जाए, स्कूल किस तरह से आगे बढ़े, स्कूल के खुद के जो कोई नियम रहेंगे, कानून रहेंगे, वो किस तरह से रह सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है लोगों को मालूम नहीं रहती है। तो इसमें हमारा भी मंगल भारत अभियान के तहत से भी हम ये कोशिश करते हैं कि पालकों को और समाज के जो जागरूक घटक है उनको ये मालूम रहे कि ऐसे कोई प्राविधान किया गया है कि पेरेंट टीचर एसोसिएशन के जरिए हम हमारे जो अधिकार है उनको पाके रह सकते हैं। अभी जैसे कि एक अधिकार है कि 25% सीट्स मतलब 1/4 सीट्स ये ऐसे रखे गए हैं, रिजर्व रखे गए हैं कि जिनको राइट टू एजुकेशन के तहत भरा जा सके और इन सीटों को भरते समय कोई कास्ट, क्रीड, इकोनॉमिक पोजीशन, ज्योग्राफिकल पोजीशन कोई बीच में आने वाली बात नहीं है। लेकिन आप अगर स्कूलों में जाके देखते हैं, बड़े-बड़े स्कूलों में देखोगे, तो स्कूल चलाने वाले लोगों को ये कानून बहुत अच्छी तरह से मालूम है। तो वो 25% सीट भरे रहते हैं। लेकिन हम कभी ऑडिट करते हैं, हम कभी देखते हैं कि ये सीट कैसे भरे गए? इस सीट भरने का जो प्रोसीजर है, क्या वो प्रोसीजर अच्छी तरह से फॉलो किया गया है? या ये आई वॉश है कि ये 25% सीट जिनको हमें एडमिशन देना ही था, उन्हीं लोगों को इस रास्ते से हमने रूट करके अंदर लाया है, ये हुआ है। कोई भी जब राइट दिया जाता है, तो अगर वो आम जिसको हम कहते हैं भिक्षा की तरह हाथ में डाला नहीं जाता है और हम खा नहीं सकते उसको, उस राइट को झगड़ के, संघर्ष करके, समझ के पा लेना चाहिए, तभी वो राइट इंटैक्ट रहता है। तो इसके लिए हम पालक लोगों में जागृति लाना बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में मालूमात करवाना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आज हमने ये सेशन रखा है, जिसमें एक एडवोकेट मैडम भी हमारे साथ जुड़ी है और वो आपको लीगल टर्मिनोलॉजी और उसके लीगल एस्पेक्ट के बारे में भी बताएँगी। लेकिन मैं आपसे इतना ही एक कहना चाहता हूँ कि हमारा जो राइट है, हमारा जो अधिकार है, उस अधिकार को अबाधित रखने के लिए हमें जागरूक रहना चाहिए, उस अधिकार को हासिल करके रखना चाहिए। सर इसके साथ मैं एक चीज जोड़ूंगा कि जब हम पीटीए के बारे में बोलते हैं तो पीटीए क्या होता है कि पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन है, जिसके बारे में आपने कहा कि पालकों का एक एसोसिएशन होता है जिनको मतलब राइट्स देते हैं कि आप स्कूल मैनेजमेंट से कुछ सवाल कर सकते हैं बच्चों के स्कूलिंग को लेके। लेकिन क्या पेरेंट्स को सही में पीटी के बारे में मायने पता है? इसके बारे में हमने पिछले साल भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाई थी जिसमें कुछ स्कूलों को उसके बेनिफिट भी मिले, स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट मिले। आप बिलीव नहीं करेंगे कि लॉकडाउन के समय में कुछ स्कूलें पैसे कम नहीं कर दी और एक कॉलेज में और एक स्कूल में मंगल पांडे की कैंपेन चली और वहां पे स्कूल में 30% फी रिड्यूस किए गए, जो कि एक सीबीएसई बोर्ड की स्कूल थी। और कॉलेज जो था ये दादर में कॉलेज है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वहां पे भी उनको एनुअली फी पे करने के लिए बोला जा रहा था। और लास्ट में जब हम उस मुहिम में शामिल हुए तो ऐसा हुआ कि उनको ईएमआई लेवल पे भी उनको अलाउ किया गया कि आप मंथली फी दीजिए। तो कई पेरेंट्स को ये नहीं पता है कि उनको जो फी भरना है, जो स्कूल जबरदस्ती बोलती है कि आप पूरे साल का फी एक साथ भर दीजिए एक ही इंस्टॉलमेंट में, तो ऐसा कतई नहीं है। फी रेगुलेटिंग अथॉरिटी बैठी हुई है, उस पर आप अप्रोच कर सकते हो, उनकी मोबाइल नंबर भी है, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। इवन मैं खुद भी कई बार ऐसा होता है कि महीने 2 महीने में 3 महीने में फी रेगुलेटिंग अथॉरिटी को फोन करता हूँ
और वहां पे एक पूरी टीम बैठी हुई है जो आपकी फोन कॉल्स को अटेंड करती है। सही है। और दूसरा भी एक बात है कि संतोष जी, ऐप्स भी बनाए गए हैं जिन ऐप्स के ज़रिए एजुकेशन पॉसिबल है। जी। अगर किसी को किसी कारणवश, जैसे मैंने कहा ना कि सिस्टम को इतना फ्लेक्सिबल बनाया गया है, तो ये सिस्टम में ये है कि ऐप्स के ज़रिए भी वही एजुकेशन आप ले सकते हो, अगर फिज़िकली स्कूल में जाना भी आपको पॉसिबल नहीं है। और राइट टू एजुकेशन स्कूल में जाके जो एजुकेशन है, वो प्राइमरी एजुकेशन 6 से लेके 14 ईयर की एज तक का है, लेकिन ये ऐप्स जो है वो 12वीं की स्टैंडर्ड तक आप आपके ऐप के ज़रिए एजुकेशन ले सकते हैं, एग्ज़ाम में वही बैठ सकते हैं और वही जो है सर्टिफ़िकेट पा सकते हैं। वैसे ही जो नया शिक्षा का जो पॉलिसी बनाया गया है, तो शिक्षा नीति, उसमें भी बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में लिया गया है। और उसमें राइट टू एजुकेशन 6 टू 14 इयर्स का जो एज है, बहुत इंपॉर्टेंट एज ग्रुप है, उसके ऊपर फोकस किया गया है। लेकिन नई शिक्षा नीति जो है उसमें 3 टू 6 इयर्स के एज के बारे में भी सोचा गया है। उनके ऊपर अच्छे संस्कार रहने चाहिए, उनको जाना, अच्छे स्कूल में जाने की पॉसिबिलिटी रहनी चाहिए। फिर विमेन एजुकेशन, कि कहने के लिए सबके लिए एजुकेशन है, लेकिन ये असल में पाया जाता है कि लड़कियों को एजुकेशन से दूर रखा जाता है। जानबूझ के दूर रखा जाता है ऐसे नहीं है, लेकिन अगर लड़का और लड़की दोनों को एजुकेशन देना अगर पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो लड़के को देंगे, लड़की को नहीं देंगे। तो इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए भी गवर्नमेंट ने लड़कियों के एजुकेशन के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं खोल के रखी है। तो इसके सबके बारे में मालूमात करवा लेना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है अभी हमारा टाइम आ गया है कि हम आज के एक्सपर्ट जो हैं उनके साथ बात करें। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान में रखिए कि इसके बारे में जितनी जानकारी आप लेना चाहते हैं, आपने जानकारी लेनी चाहिए, एक-दूसरे के साथ वो शेयर करनी चाहिए, तभी स्कूलों के ऊपर हमारा कंट्रोल रहेगा और जो हमारा अधिकार है हम पा सकेंगे, हमारे बच्चों को विदाउट एनी हर्डल अच्छा एजुकेशन मिल सकेगा। सर, इसके साथ में मैं एक 2-3 चीज़ जोड़ूँगा, जो आपने थोड़ा-सा हाइलाइट किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव लेते हुए कुछ ऐप्स बनाए हैं, कुछ ओपन स्कूलिंग सिस्टम जो पहले से राइट, अवेलेबल थी, और भी स्ट्रेंथन किया है, उसको मजबूत किया है। और जो सेकंड डिप्लोमा कोर्सेज़ होते हैं या सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, आज कुछ ऐसे कोर्स हैं जो मैं भी कर रहा हूँ, पिछले 6 महीने से मैं लगा हुआ हूँ, स्वयं ऐप के ज़रिए, जिसमें 2 कोर्स मैं कर रहा हूँ, राइट, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, एंड एक और है, उसके बारे में बाद में बताऊँगा। अभी रिसेंटली मतलब 3 या 4 दिन बाद उसके एग्जाम्स हो जाएंगे ऑनलाइन। लेकिन इस तरह के इनिशिएटिव ऐसे हैं कि जहाँ पे आपको डिस्टेंस की जो दूरी बोलते हैं, उसको मायने रखने की जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी एजुकेशन पूरी कर सकते हैं। इसी तरह से हम 2-3 चीजों को हाईलाइट करेंगे यहाँ पे। स्वयं स्वयं एक ऐप है जहाँ पे आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट में वो कोर्सेज अवेलेबल है, 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स है। और ये सारा का सारा करिकुलम विद वीडियोग्राफी अवेलेबल है। प्रोफेसर्स ऑनलाइन होते हैं, वो वीडियो में वो पूरा बनाया रहता है, आप वीडियोग्राफी के जरिए देख सकते हैं। उनकी करिकुलम अवेलेबल है, आप उनको रीड कर सकते हैं। एनआईओएस एक ऐसी ओपन स्कूलिंग सिस्टम है जहाँ पे बच्चे, अगर सपोज जो उनकी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट हो गई, लेकिन अब वो 9th और 12th, अगर स्कूल उनको ब्लैकमेल करती है कि भाई आपके बच्चे को 9th में फेल कर देंगे और 10th का उसका स्कूलिंग रह जाएगा, तो ऐसे पेरेंट्स को मैं एनकरेज करना चाहूंगा कि वो एनआईओएस के थ्रू 10th और 12th के बच्चों को अपने एग्जाम्स पूरा करा सकते हैं। और उनके करिकुलम इतने इतने इजी होते हैं कि आप सिर्फ उनको हार्डली 2 या 3 हज़ार रुपये पे करके पूरे की पूरे बुक्स आपके घर पे आ जाते हैं, और बच्चा उन करिकुलम में खुद पढ़ सकता है। उनको कोई टीचर की जरूरत नहीं है, कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं है, और वो अच्छे से अपने 10th और 12th को पूरा कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि एनआईएस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है अपने इंडियन सोसाइटी में, बट इवन फॉर एग्जांपल, अगर आपको एलएलबी भी करनी है, कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है, लाइक आप इंजीनियरिंग के जा रहे हैं या मेडिकल साइंस के लिए जा रहे हैं, वहां पे भी एनआईएस के 10th और 12th की डिग्री, या इट मींस जो बोर्ड एग्जाम होती है उसके मार्कशीट उतने ही इक्विवेलेंट रखते हैं जितने की आपके स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड एंड आईसीएसई बोर्ड रखती है। थर्ड मैं आपको बताऊंगा, दीक्षा ऐप एक है जहां पे अगर आपका बच्चा किसी भी कारण से एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पा रहा है या स्कूल में नहीं जा पा रहा है, तो आप इस समय इस ऑनलाइन ऐप पे स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेके 5th तक के सारी बेसिक एजुकेशन वहां पे अवेलेबल है। एक पेरेंट को अपने बच्चों को पढ़ाने में क्या हर्डल आते हैं, या उसको कैसे ट्रेंड करना है, या एक टीचर को कैसे ट्रेंड होना है, या एक बच्चा अगर खुद पढ़ना चाहता है तो वो खुद कैसे पढ़ेगा, वहां पे पूरी वीडियोग्राफी, पूरी करिकुलम एज इट इज रखी हुई है। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीबडी। थोड़े पेरेंट्स को मैं इसमें एजुकेट करूंगा कि राइट टू एजुकेशन जो है वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है। आप गूगल पे इमीडिएटली सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज के पास, आज मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि किसी ने पढ़ाई नहीं की हो, लेकिन उसके पास मोबाइल तो है। और अगर पढ़ाई नहीं भी की है तो वो मोबाइल में कम से कम सुन तो सकता ही है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट वो इस तरह के चीजों को सर्च करे और उनको ऑडियो वर्जन में सुनता रहे,
तो भी उसे पता चला कि राइट टू एजुकेशन क्या है। राइट टू एजुकेशन एक्ट में 3 से 4 पॉइंट है, जो मैं प्राइम मिनिस्टर को एक बार फिर से बोलूंगा बताने के लिए। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है ना सर? बिल्कुल, फ्री भी है ना? है और कंपल्सरी भी है, लेना ही है एजुकेशन। आपको एजुकेशन के बिना आप रह नहीं सकते, और वो लेने के लिए आपको पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, आपको फ्री मिलेगा। दोनों बातें हैं उसमें, फ्री भी है और कंपल्सरी भी है। इसी के साथ में हम इस दूसरी सदन को, बात, जी जी सर, जी सर। यस यस, अभी एक्सपर्ट के साथ हम थोड़ा बात करना चाहेंगे, उनकी बातें सुनेंगे। सर मैं इस सेशन को खत्म करने से पहले एक स्लोगन देना चाहूंगा, जो हम यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस तरह से जीवन के लिए, लाइफ के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है ना? जितना जरूरी ऑक्सीजन है कि अगर हम 1 मिनट भी ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो शायद हमारी डेथ हो सकती है, उसी तरह से लिटरेसी भी ऐसी है, एजुकेशन भी ऐसी है। विदाउट एजुकेशन आप जिंदा नहीं रह सकते। अगर आप जिंदा रह भी गए बहुत तो वो अच्छी लाइफ बात। इस तरह की लाइफ नहीं होगी जिस तरह की लाइफ होनी चाहिए, हाँ, है ना? इसी के साथ बहुत में अच्छी स्लोगन है। इसी के साथ में वैशाली जी को इनवाइट करूंगा, और एक लीगल एक्सपर्ट राय लेना चाहेंगे कि अगर पेरेंट्स को सपोज कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होती है तो उनको किस तरह से कानूनी तौर पे जाना है और किस तरह से सपोर्ट लेना है। वैशाली जी प्लीज। Correct. आपने स्लाइड में ऑलमोस्ट सब कवर कर दिया है। बस मैं इतना ही लाइट डालना चाहूंगी कि बेसिक आप लोगों को समझना चाहिए कि क्यों ये एक्ट को लाया गया था। ये एक्ट को इसीलिए इंडिया में लाया गया था बिकॉज इंडिया में एजुकेशन को पहले इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। हर जगह पे कास्टिज्म, जेंडर इश्यूज और ये सब बहुत इश्यूज होते थे। लोग लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, और कास्ट के बेसिस पे भी उनको स्कूल्स में एडमिशन नहीं दिया जाता था। कास्ट के बेसिस पे भी बहुत इनइक्वालिटी होती थी। ये सबको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये एक्ट लाया। गवर्नमेंट ने ये बोला कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, एवरीवन हैज अ राइट टू गेट एजुकेटेड, और इसमें आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ना कोई। इट इज फ्री एंड कंपलसरी, ये दोनों वर्ड यूज किया गया है एक्ट में। फ्री होगा और कंपलसरी भी होगा। कंपलसरी का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना है कि हर एक बच्चा जो 6 से 14 ईयर्स तक का है उनको एजुकेशन मिले। इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी गाइडलाइंस डाली है, जिसमें उन लोगों ने प्राइवेट स्कूल्स को भी बोला है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी 25% इन बच्चों के लिए रखने बोला है, जहाँ पे उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड होगा। मैं सब पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूंगी कि कोई पेरेंट्स जो रूरल एरियाज में होते हैं, जिनको इतना नॉलेज नहीं है, जो नहीं पता है, वो खुद भी अपने बच्चों को ये राइट लेने से नहीं रोक सकते। दिस इज लीगली वॉइड, लीगली वो लोग ये नहीं कर सकते। हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को जो 6 से 14 ईयर्स तक के हैं उनको पढ़ाना बहुत जरूरी है। और मैं सबसे यही बोलना चाहूंगी कि प्लीज सब अपने बच्चों को पढ़ाइए, बिकॉज एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज ऑन द पाथ ऑफ गोइंग टू डेवलप्ड कंट्री, जहाँ पे जब अगर यूथ नहीं पढ़ेगी तो शायद वो अपना सपना पूरा नहीं होगा। तो इसीलिए मैं ये जरूर सबसे कहना चाहूंगी कि प्लीज अपने बच्चों को पढ़ाइए। एटलीस्ट बेसिक एजुकेशन इज द राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल, एवरी चिल्ड्रन। प्लीज गिव दैट टू देम। थैंक यू। वैशाली जी साथ में हम भी जानना चाहेंगे कि कानून किस तरह से आपको सपोर्ट करता है। आपकी तरफ से एक जबरदस्त होना चाहिए कि लाइक आपकी एजुकेशन को पूरा करने में कानून आपके साथ में हर जगह है ना? हाँ हाँ, जरूर जरूर। जी। आज के हमारे सदन में साथ में वैशाली जी के पिताजी भी जुड़े हुए हैं, तो जो पिछले 7 साल से एक ऐसी मुहिम में जुड़े हुए हैं जहाँ पे पेरेंट्स को या बच्चों को एजुकेशन अगर प्रोवाइड करने में कुछ दिक्कतें आती है, लाइक वो स्कूल तक अप्रोच नहीं कर सकते या मैनेजमेंट तक जा नहीं सकते, या कई पेरेंट्स को ऐसी प्रॉब्लम होती है कि स्कूल उनके साथ में फेयर प्ले नहीं कर रही है, तो दिनेश जी उस स्कूलों में फाइट करते हैं और इस मुहिम को आगे लेके जाते हैं। वहाँ पे पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन स्टैब्लिश करना और मैनेजमेंट को बताना कि भाई एजुकेशन हमारी राइट से आपको देना होगा। तो दो दो शब्द हम सुनना चाहेंगे दिनेश जी को, प्लीज मैं इनवाइट करूंगा दिनेश जी। हाँ, एक एक मुद्दे पर और अपने को ये करना है, लोगों को हाईलाइट करना है, और वो ये है कि लोग बच्चियों को नहीं पढ़ा रहे। वो अभी भी एजुकेटेड माँ बाप जो क्या सोचते हैं कि बच्ची है, शादी करेगी, फिर ससुराल जाएगी, वहाँ काम करेगी। ऐसी अभी भी लोगों की मानसिकता है अभी भी कि बेटी को पढ़ा के क्या करना है। तो अब वो उस सोच को भी अपने को बदलना है कि माँ बाप को ये बताना है कि बेटी को भी आगे बढ़ाओ, उनको भी पढ़ाओ, वो भी अच्छी शिक्षित हो, ताकि उनको भविष्य में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये सब सोच बदलनी है अपने को, और लोगों को जागरूक करना है कि बेटी को, इनके एजुकेटेड लोग, एजुकेटेड ये जो पेरेंट रहते हैं ना, वो भी यही सोचते हैं कि बेटी को पढ़ा के क्या करना, बेटी तो ससुराल जाएगी, अपने क्या काम की। इन वो सोच को भी बदलना है।
बहुत अच्छा दिनेश जी। साथ में ये आपसे एक शेयर करना हम चाहेंगे कि मतलब आप शेयर करें, अगर पेरेंट्स को स्कूल में अपने बच्चों के स्टडीज को लेके फाइट करनी है तो वो किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं? जो आपने ऑलरेडी पिछले 7 साल से आप कर रहे हैं, आप तो मास्टर नहीं, मुझे लगता है कि आपको तो पीएचडी डिग्री अभी मिलनी चाहिए इससे, है ना? हाँ, तो उनको यही भाई बोल रहा हूँ कि मंगल भारत अभियान के तहत आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पीटीए बनाए कि नहीं, उसकी जानकारी चाहिए आप, तो हमसे ले सकते हो और हम उनके लिए फाइट करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दिनेश जी। कैसे सर को मैं एक बार फिर से इनवाइट करूंगा इस सेशन को कंक्लूड करने के लिए, ताकि हम अपने अगले सेशन जो कि हम कह रहे हैं माई रोड माई राइट्स, मतलब अगर मैं रोड पे गाड़ी चलाता हूँ तो मेरे राइट्स क्या है, और मैं किस तरह से बिना किसी हर्डल के अपने व्हीकल को सेफली चलाते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकूं। कैसे प्लीज? यस, मंगल भारत अभियान की ओर से आज का ये सेशन रहा, बहुत अच्छा सेशन रहा कि मेरी शिक्षा मेरा अधिकार इस विषय पर। तो शिक्षा एक मूलभूत अधिकार है, इसकी एक जो जागृति है वो लोगों में मुझे लगता है कि इस सेशन से शुरू होगी। और जैसे कि वैशाली जी ने भी कहा और दिनेश जी ने जो असल में प्रैक्टिस में करके दिखाया है कि अपनी बच्चियों को, अपनी लड़कियों को अच्छे से पढ़ाया है, तो ये ऐसे बात है कि एजुकेशन जो है वो अधिकार भी है और कर्तव्य भी है, और कर्तव्य ज्यादा है, और उस कर्तव्य को निभाने के लिए हमें अधिकार ने एम्पावर किया है। एजुकेशन लेते समय अगर हमें कोई तकलीफ आती है, डिफिकल्टी आती है, कहाँ से डिनायल आता है, तो हम फाइट कर सकते हैं। हमें चुप रहने की जरूरत नहीं है, हमें रोने की जरूरत नहीं है कि क्या करूं, मैं स्कूल बदली नहीं कर सकता हूँ, मैं स्कूल जा नहीं सकता हूँ, मैं स्कूल गया हूँ लेकिन एग्जाम में बैठ नहीं सकता हूँ। ये सब बहाने हैं अभी अगर कोई कर रहा है तो। क्योंकि मैं इसके लिए इसको बहाने कहता हूँ क्योंकि इससे निपटने के लिए हमारे हाथ में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट दिया है, एक अच्छा हथियार दिया है, और कानून का हथियार है। और उस कानून के हथियार को अच्छी तरह से इस्तेमाल करने के लिए हमें एक दूसरे को ये इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, ज्यादा से ज्यादा लेके, जैसे कि अभी दिनेश जी ने बताया, टीचर एसोसिएशन को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। और उसके लिए अगर कोई आपको मदद चाहिए, आप करना चाहते हो, तो दिनेश जी से, मंगल भारत अभियान से आप जुड़े रहिए, और उसके जरिए हम स्कूल और पेरेंट्स में एक अच्छा संवाद उत्पन्न करेंगे, जिसके जरिए स्कूल कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकेगा। स्कूल के द्वारा, स्कूल चलाने वाले जो इंस्टीट्यूशंस है उनके द्वारा कोई एक्सप्लॉयटेशन, या जिसको हम कहते हैं कि एक लोगों के अज्ञान का फायदा उठाना, ये कभी नहीं होगा, और स्कूलों का ज्यादा से ज्यादा फायदा हम उठा पाएंगे। हमें आज से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए हमारे एजुकेशन के बारे में कि एजुकेशन हमारा राइट है, हमें हासिल है, और उसको हम हासिल करके ही रहेंगे, क्योंकि उसके लिए जो आवश्यक है वो प्राविधान बनाया गया है। धन्यवाद सर मैं इस बात में यही कहूंगा कि मंगल भारत अभियान और मंगल भारत अभियान की टीम पूरी की पूरी हर पेरेंट्स, हर उन बच्चों के साथ में है जिनको अपनी एजुकेशन पूरी करनी है और उनको कहीं पे हर्डल अगर आते हैं तो हम उनके साथ में इन जो एक्ट, जो इंस्ट्रूमेंट बने हुए उनके साथ में उसको इस क्षतिपूर्ति को पूरी कर सकते हैं। एक मैं संस्कृत का दोहा बोलेंगे या श्लोक बोलेंगे, उसको बोलना चाहूंगा। विद्या नाम नरस्य रूपमंडितकम प्रचंड गुप्तम धनम, विद्या भोगकारी यशः सुखकारी विद्या गुरुणाम गुरुः, विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम विद्या विहीन पशु। अब इसका मीनिंग सिर्फ छोटा सा ही है कि नॉलेज इज द ब्यूटी ऑफ द मैन। एक इंसान की जो असल खूबसूरती है वो नॉलेज होती है, और दैट इज द ब्यूटी, और यही एक तरह का सौंदर्य है, इसके अलावा कोई और सौंदर्य नहीं होता है। इट इज द सिक्योरिटी हिडन वेल्थ, एक ऐसा वेल्थ है, एक ऐसी धन है जो छुपा हुआ है, जो आपको दिखाई नहीं देता। विद्या गिव्स अस मेनी प्लेजर्स, विद्या इज द गुरु ऑफ द गुरुज, इफ वी एवर गो फॉरेन देन द वर्क कम ओनली, विद्या इज द बिगेस्ट गॉडेस, विद्या इज वर्शिप्ड इन किंग्स नॉट वेल्थ, देयरफॉर द पर्सन हु इज विदाउट एजुकेशन इज अ एनिमल। अगर हमें इंसान बने रहना है तो विद्या बहुत जरूरी है, बिना विद्या के हम पशु हैं। तो इस एजुकेशन को, इस लिटरेसी की जो आंदोलन को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसको इसी तरह बढ़ाते रहे और लोगों तक अवेयरनेस लेके आते रहे, लोगों को एजुकेट करते रहे। धन्यवाद, नमस्ते। अगले सेशन में मिलते हैं। माई रोड माई राइट्स। थैंक यू, नमस्ते। नमस्ते।